परफेक्ट चाहिए। रिगार्डिंग द नेविगेशन चार्ज ऑफ द शिप अंडर देम, है ना। कंटेनर्स में शिप परफेक्ट चाहिए इनटू सम डिफरेंट कंट्री 70%। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो सर, हमारा आज का टॉपिक इज ऑन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मर्चेंट नेवी, ठीक है। राइट? राइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मर्चेंट नेवी इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड? तो मर्चेंट नेवी इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड बिकॉज अगर आप देखें तो मोर देन 70% व्हाट अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम पानी को ही निग्लेक्ट कर देंगे एग्जैक्टली। तो ग्लोबल ट्रेड तो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा। लाइक इफ आई से कि आई हैव टू कैरी 1000 और 2000 टन्स ऑफ कोल इनटू सम डिफरेंट कंट्री, और अगर मैं वाटर को निग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास एयर एक मीडियम बचता है। एरोप्लेन से तो इतना ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बचा पानी। अब पानी में लाइक वी इफ आई से कि वी हैव लाइक 1 लाख जीआरटी ऑफ अ शिप जो इतना कोल इजीली कैरी कर सकता है, बहुत आराम से कैरी कर सकता है। तो अगर हम पानी से कम्यूट करें तो इट इज वेरी मच चीपर देन एयर। एरोप्लेन क्योंकि एक बारी में नहीं ले जा पाएगा, सो वी विल बी नीडिंग मल्टीपल ऑफ एरोप्लेन्स। उनका ऑक्टेन फ्यूल का खर्चा एंड एवरीथिंग वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट अगर हम पानी की बात करें तो हम उसे कंटेनर्स में कैरी कर सकते हैं आराम से, बल्क में कैरी कर सकते हैं हम बहुत आराम से। इसलिए ग्लोबल ट्रेड के लिए जो पानी है बेसिकली मर्चेंट नेवी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मर्चेंट का मतलब ही बिजनेस होता है। तो मतलब अगर हम वहां से अगर हम बिजनेस नहीं निकाल पा रहे तो फिर तो हम बेवकूफ। एग्जैक्टली। ओके सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम जैसे अज्यूम करते थे शिप्स कैप्टन इज द वन हु हैज ओवरऑल कमांड, राइट? एग्जैक्टली। और कंट्रोल ऑफ द शिप। तो अदर देन दीज थिंग्स, व्हाट आर देयर ड्यूटीज ऑन मर्चेंट नेवी? व्हाट आर द अदर ड्यूटीज? मैम पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि कैप्टन कितना जरूरी है शिप के लिए। एग्जैक्टली, है ना। अगर आपके कंट्री में या हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, सो द फर्स्ट पर्सन वी ब्लेम इज द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो महामहिम है ना। एवरीथिंग इज अंडर देम। कैप्टन इज जस्ट लाइक दैट, वो शिप का महामहिम है। ही इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द शिप, everything regarding the cargo operations, regarding the navigations, regarding each and everything, crew safety, कुछ भी होगा तो कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी पोर्ट के साथ इट इज डन बाय द कैप्टन। मैनूवरिंग होगी वो कैप्टन करेगा, कार्गो ऑपरेशंस होंगे वो कैप्टन करेगा। शिप पे कुछ किसी को हो जाता है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, everything is being answered by the captain. तो captain is very much important over a ship. और नॉर्मल सी चीज है, अगर जहाज पे कप्तान ही नहीं होगा तो फिर तो कमांड कैसे होगी जहाज? ओके, तो आपने अभी एक वर्ड बोला नेविगेशन, तो वो कैसे वर्क करता है मर्चेंट नेवी में? नेविगेशन सी, अब तो नेविगेशन बहुत इजी हो गया। नेविगेशन इज ऑल थ्रू द सैटेलाइट्स। वी हैव नेविगेशन ऑफिसर्स ऑन द शिप ऑन बोर्ड जिनको प्रोफेशनली ट्रेन करा जाता है इसमें, नेविगेशंस में, रूट मैपिंग्स में एंड ऑल। सो दे डिजाइन द रूट, देन दे अप्रूव इट बाय द कैप्टन्स एंड देन शिप फॉलोज। अब नॉर्मल सी चीज है, अगर मतलब हाई टाइड्स है या हाई विंड्स है और नेविगेशन हमने उस हिसाब से बना दिया कि हमने उन चीजों का ध्यान ही नहीं रखा है, तो जाहिर सी बात है हमारा शिप फंस जाएगा उस चीजों में। नेविगेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। और अब तो सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, सबसे इजी। तो अभी एक वेबसाइट है मरीन ट्रैफिक, इफ यू सी, आपको दुनिया में जितने भी शिप हैं, जितने भी रजिस्टर्ड शिप हैं, सारे मिल जाएंगे उस पर। तो यू कैन इजीली चेक कहाँ पे कितना ट्रैफिक हो रहा है, कौन सा शिप कौन से पोर्ट पे खड़ा हुआ है। आपको शिप का आईएमओ नंबर डालना है और उस पर आपको शिप की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। अगर आपको ओवरऑल देखना है कि सी में क्या हो रहा है, आप उसे ओवरऑल अर्थ की वो ले सकते हैं उसमें। तो दैट इज वेरी इजी। नेविगेशन अब इजी हो गया, पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। पहले बहुत मुश्किल, पहले तो शिप पे नेटवर्क ही नहीं हुआ करते थे। अब तो इवन दो वहां पे वाईफाई हो गए, सैटेलाइट कनेक्शन तो पहले भी थे लेकिन अब तो वाईफाई भी आ गए। पहले वो सब नहीं हुआ करता था, पहले तो कम्युनिकेट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। एक एक महीने लोगों की बात नहीं हुआ करती थी, पता भी नहीं चलता था कि जिंदा है मर गए, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अब ड्यू टू ऑल दीज कम्युनिकेशंस एंड एवरीथिंग चीजें आसान हो रही है।
और पहले कभी होता था कि जहाज डूब गया, अब तो देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ केसेस के जहाँ पे सुनने को मिलता है कि जहाज डूब गया। सेफ्टी मेजर्स ज्यादा हो गए, बट इवन दो देन आल्सो इट इज द सेकंड रिस्किएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। वो तो है कि पानी में अगर आप गिर गए तो बचोगे कैसे? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट वो गिरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना कि आप ब्रिज पे खड़े हो, डेक पे खड़े हो और आप गिर गए हो, इतना इजी नहीं होता वो गिरना। तो अगर आप इस मेंटालिटी के हो, आपकी ये साइकोलॉजी ऐसी है कि आप गिर सकते हो, आपको हायर ही नहीं करेंगे। मतलब इसके लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, नंबर ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, उनमें सारी चीजें पता चल जाती है। मतलब देयर प्रोफेशनल सेटिंग है ना, परफेक्ट चाहिए। आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग चाहिए इफ यू आर गेटिंग ऑन बोर्ड, क्योंकि आप पानी में है, और जब आप पानी में हैं तो यू आर कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। आपके पास वही 24-25 लोग हैं, वही लिमिटेड स्पेस है, उसी में आपको रहना है। अब उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी वो थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं। उन चीजों का ध्यान रखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो इंटरव्यू से बाहर हो जाता है। तो नाउ तो द रिस्क हैज बीन वेरी मिनिमाइज्ड। जितना कर सकते थे आई गेस उतना कर दिया है। Right. Okay, sir. Safety measures से related एक question है that what are the safety measures taken during a cargo operations on ships? तुम कार्गो ऑपरेशंस पे सेफ्टी मेजर्स अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपके गियर्स प्रॉपर होने चाहिए। Okay. लाइक हेलमेट्स हो गए, आपके सेफ्टी शूज हो गए, सेफ्टी सूट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही नहीं है, नॉर्मल चीज है, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा तो नॉर्मल सी बात है, सेफ्टी शूज तो वो भी पहनते हैं, Exactly. सेफ्टी हेलमेट्स वो भी पहनते हैं। अब हम कार्गो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, देयर आर हेवी क्रेन्स लिफ्टिंग हेवी कंटेनर्स एंड डूइंग ऑल द स्टफ। वहां पे अगर हम सेफ्टी मेजर्स नहीं रखेंगे तो दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट। उसके बाद हैशिंग हो गई, लैशिंग्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें मेजर करनी है। अब उसमें एक चीज और भी है कि सेफ्टी ऑपरेशंस में ही आता है कि मान लीजिए कंटेनर वेसल है, Exactly. hundreds of containers has been loaded over the ship. Okay. अब जो नेक्स्ट पोर्ट लेस से हमारा सिंगापुर है, और सिंगापुर कंटेनर्स हमने सबसे लास्ट में रखे हुए हैं। तो अब सिंगापुर कंटेनर्स को निकालना भारी हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू रिमूव ऑल द कंटेनर्स फ्रॉम टॉप, देन हमारे सिंगापुर कंटेनर्स आएंगे। तो ये ऑपरेशन मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कार्गोज हटाने, वो कंटेनर्स हटाने के लिए आपको क्रेन चाहिए। क्रेन पैसे लेगी, वो फ्री में काम नहीं करेगी। क्रेन ऑपरेटर भी पैसे लेगा, वो भी फ्री में काम नहीं करेगा। उसमें टाइम लगेगा तो पोर्ट को भी आपको इक्वल पैसा देना पड़ेगा। तो वो कंटेनर्स पहले हटेंगे, ठीक है, फिर सिंगापुर कंटेनर्स आएगा, फिर वो कंटेनर्स वापस रखे जाएंगे, उसमें कार्गो डैमेज होने का भी खतरा है। लेकिन अगर हम पहले ही सबसे ऊपर ही सिंगापुर कंटेनर्स रख दे फॉर एग्जांपल, तो हमारी सारी की सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। हमें क्रेन चाहिए जो सिंगापुर कंटेनर्स हटाएगी, एंड दैट इज इट, वी आर गुड टू गो। तो ये चीज कार्गो ऑपरेशंस में ये चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो जो इतना ऑपरेशन हमने बढ़ा दिया है जस्ट बिकॉज हमने एक कंटेनर नीचे रख दिया, उससे कितना रिस्क हो सकता है। हाई विंड्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पोर्ट पे हाई विंड्स है, क्रेन मूव कर गई, ठीक है, क्रेन मूव कर गई, किसी के कंटेनर जाके लग गया, उसमें भी तो प्रॉब्लम्स है। और ये हो जाता है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। इन फ्यूचर आई डोंट होप कि ऐसा हो, लेकिन इट इज अ फैक्ट, हो सकता है। कोई नो वन कैन मिनिमाइज दैट थिंग, ठीक है। तो ये चीजें मैनेज करना, हाँ यहाँ पे अब रोल आ जाता है अगेन कैप्टन का, क्योंकि कैप्टन इज द वन हु इज ऑपरेटिंग और द कार्गो ऑपरेशंस, तो उसको देखना इज अप टू द कैप्टन। So my next question is that अगर शिप्स कैप्टन्स की ड्यूटीज होती हैं, तो जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन लोग का क्या वर्क रहता है? इंजीनियर से हम क्या समझते हैं? सबसे इजी चीज है इंजीनियर से हमें समझ आता है इंजन। अब कप्तान तो अपना काम कर रहा है ना, ही इज मैनेजिंग ऑल द कार्गो ऑपरेशन, सेफ्टी, मैन्यूवरिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर इंजन ही हमारा रनिंग स्टेज पे नहीं है तो फिर तो सारा कुछ खत्म ही हो गया। तो अब इंजन सेफली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देयर कम्स द इंजीनियर्स जो वो सारी चीजें मैनेज करेंगे। देन देयर आर जूनियर इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जो ये सारी की सारी चीजें मैनेज करेंगे, इक्वली डिपेंडेंट अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट इंजीनियर्स का काम होता है इंजन को हमेशा रनिंग कंडीशंस में रखना,
चीफ ऑफिसर या कैप्टन कॉल करेगा कि वी नीड इंजन नाउ, उस टाइम पे इंजन चाहिए। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं सर इंजन तो रेडी नहीं है, मतलब दिस शुड नॉट हैपन। अगर ऐसा हो गया तो इट इज अ मेजर बिजार विच इज गोइंग टू हैपन नाउ, क्योंकि अगेन आप किसी कंट्री वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में आप रेंट तो दे ही रहे हो ना उन चीजों को। आप किसी भी कंट्री का एयर स्पेस लेते हैं, लाइक ऐसे कि मुझे यहाँ से लंदन जाना है तो आई एम गोइंग टू टेक एयर स्पेस ऑफ सम अदर कंट्री एज वेल। लंदन में डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, देयर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जो बीच में भी आएंगी। अब मुझे जाना है तो मुझे सबसे एयर स्पेस लेना पड़ेगा, हर किसी के एयर स्पेस के लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। दैट इज वाई जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है वो कॉस्टली होती है। आप अगर देखें यहाँ से दिल्ली, यहाँ से मुंबई का टिकट भी ट्रैवल भी 2 घंटे का है, दिल्ली से दुबई की फ्लाइट भी 2 घंटे की है। बट यहाँ से मुंबई का टिकट सस्ता है और दुबई का टिकट महंगा है, बिकॉज आप एक डिफरेंट एयर स्पेस ले रहे हो, उनका रेंट भी तो आप पे करोगे ना। सेम थिंग हैपेंस, अगर आप इंजन नहीं है तो आपको अब आपका जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ गया, तो आप जो भी वाटर स्पेस आप ले रहे हो उसका रेंट देना पड़ेगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वो शिप किसी मैनेजमेंट कंपनी का है, लाइक एक एक्स कंपनी है, जो ओनर है उसने उस शिप को दिया हुआ है किसी वाई कंपनी को जो मैनेजमेंट में है। वो वाई कंपनी जो है उस एक्स कंपनी को रेंट पे कर रही है, अब वो रेंट भी तो बढ़ गया। एग्जैक्टली तो ये सारी चीजें मतलब एक एक कॉस्टली, फाइनेंशियली बहुत मेजर बिजार, बहुत मेजर ब्लंडर खड़ा कर देता है इस चीज में। पोर्ट को भी आपको पैसे देने व्हेन यू गो ऑन बोर्ड, तो ये सारी की सारी चीजें इंजन रनिंग कंडीशन में हमेशा है या नहीं, इट इज टू बी टेकन केयर बाय द इंजीनियर्स। ये उनकी ड्यूटीज, तो एंड दैट हैज टू बी डन। So, sir, my other question is that how communication is important and maintained. ओवर द शिप, राइट? Yeah, exactly. सी मैम, कम्युनिकेशन, हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो यही एक चीज देख लेना है। Exactly. अब नॉर्मल सी चीज है, आपके घर में ले से 4 लोग हैं, है ना। अब 4 लोगों में होगा क्या कि मम्मी ने रात को खाना बना लिया 4 के लिए, पापा की एक मीटिंग है, आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, और ले से एक भाई है, भाई को भी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है कहीं डिफरेंट जगह पे। Okay. मम्मी को तो कम्युनिकेट ही नहीं करा आपने, मम्मी ने तो 4 लोगों के लिए खाना बना लिया है, सिर्फ ठीक बता है। के चले गए पापा को। अब तो डांट पड़ेगी, सिंपल सी बात है कि भाई क्योंकि 4 लोगों का खाना है, खराब होगा, मम्मी अकेली खा नहीं पाएंगी, और बाकी 3 घर पे है नहीं, बाकी सब बाहर से खा के आ रहे, तो अब होगा क्या कि सबको डांट पड़ेगी। और मम्मी ये डांट सकती है, ऑफ कोर्स वो तो पापा को भी डांट सकती है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप मम्मी को पहले ही बता दो कि वी आर नॉट ईटिंग एट होम, और हम हमारा सबका प्लान है हम बाहर जा रहे हैं, वो खाना ही नहीं बनेगा, वो वेस्ट ही नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, मम्मी की एनर्जी भी बचेगी, वो जो खाना बनाने के लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो भी बचेगा, जो अनाज लग रहा है वो भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब कम्युनिकेशन हर चीज में इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट द शिप। शिप में कैसे इंपॉर्टेंट है, लाइक देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, पोर्ट अथॉरिटीज अलग हो गई हैं, ठीक है, बर्थिंग के लिए आपको अलग डिपार्टमेंट चाहिए, कार्गो ऑपरेशंस के लिए आपको एक डिपार्टमेंट चाहिए, डेक, इंजन, ईटीओ, गेली, ये आपके अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। Okay. ये डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करना है, ठीक है। डेक डिपार्टमेंट कौन देखेगा, इट इज टेकन केयर बाय द चीफ ऑफिसर। Exactly. इंजन डिपार्टमेंट कौन देगा, इट इज टेकन केयर बाय द चीफ इंजीनियर। कैप्टन तो अपने जो भी उसके वर्ड्स होंगे, he will give it to the chief officer or the chief engineer. They will manage the communications, ना। Exactly. Because कैप्टन, जाहिर सी बात है ना, हर एक आदमी के पास तो नहीं जाएगा, सही बात कैप्टन है ना शिप का, वो क्यों जाएगा, वो तो अपनी कमांड रखेगा, अपनी टीम लीड्स को कमांड दे देगा, सिंपल सी चीज है। Exactly. अब उन टीम लीड्स का काम है ना वो सारी की सारी चीजें आगे तक पहुंचाना, ईटीओ तक वो बात जाएगी, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं, वहां तक वो बात जाएगी, इट इज टेकन केयर बाय द कैप्टन। अगर वो कम्युनिकेशन ना हो तो शिप ऑपरेशंस कभी हो ही नहीं पाएगा, Exactly. है ना। तो इट इज ऑल द हियरार्कीज। अब वो कैसे कह सकता है, जैसे हम और आप बैठे हैं तो हम बात करके कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक दूसरी जगह है, मैं एक दूसरी जगह हूँ, तो मैं वॉकी टॉकीज पे कह सकता हूँ, या फोन पे कह सकता हूँ, सैटेलाइट फोन्स पे कह सकता हूँ। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स, मल्टीपल ऑफ टूल्स जिन्हें हम यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट एनीवे हमें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा।
अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे अपनी बातों को तो हम पूरे शिप को रिस्क पर डाल देंगे। दैट इज द थिंग। अभी नॉर्मल चीज है, शिप का लंच टाइम हो गया है, ठीक है, अब लंच पे 5 लोग आ गए, एक नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसे कम्युनिकेट ही नहीं करा, अब वो भूखा बैठा बेचारा काम कर रहा है। सो दिस इज द थिंग। तो कम्युनिकेशन तो कैसे भी इम्पोर्टेंट है एंड इट इज अ हिरार्की टू बी फॉलोड, और हर जगह उस हिरार्की के लीड्स है, वो हिरार्की फॉलो करना उन लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैप्टन चीफ ऑफिसर को बोल देगा, चीफ इंजीनियर को बोलेगा, वो नेविगेशन ऑफिसर के पास क्यों जाएगा? अगर नेविगेशन ऑफिसर प्रेजेंट है उस टाइम पे तो कह देगा, नहीं है उसके कैबिन में तो नहीं गएगा ऑफ कोर्स। तो चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेकंड ऑफिसर को, थर्ड ऑफिसर को, नेविगेशन ऑफिसर को कम्युनिकेट करे कि ऐसे ऐसे बात है एंड वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट एंड इट इज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। सर एट लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी एकेडमी के लिए? मैम अकेडमी के लिए क्या कह सकते हैं अकेडमी के लिए? सो हम IMCT की प्रिपरेशन कराते हैं, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशंस कराते हैं। लास्ट 6 to 7 years we are into this. We have tremendously good results, almost 85 to 90%. We have hundreds of candidates placed. Nice. और हर साल almost 100 candidates हमारे place हो रहे हैं. So this is the good thing. मतलब we feel also proud. 100% placements है। Around 100% तो कुछ भी नहीं होता to be honest, but 85 to 90% we get it by anyway. क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया है, फैकल्टी को एक्सपीरियंस है, स्टाफ को एक्सपीरियंस है, हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई है। सो वी हैव सर्टेन बुक्स फॉर दैट जो हमारी अपनी है। वी डोंट पब्लिश दोस बुक्स इनटू द आफ्टर मार्केट बिकॉज दैट इज द एक्सक्लूसिविटी वी हैव। अगर हम उसे पब्लिक में दे देंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा हमारे में और बाकी में। सो ऐसा कुछ मनी मेकिंग बिजनेस करना नहीं है उन चीजों के लिए। इट इज एक्सक्लूसिव टू आवर कैंडिडेट्स, तो हमारे ही कैंडिडेट्स तक रहेगी। उसे बेच भी नहीं सकते हैं कैंडिडेट बिकॉज देयर इज नो बार कोड, नो MRP मेंशन्ड ओवर देयर। तो लीगली तो आप उस बुक्स को बेच भी नहीं सकते हैं ऑनेस्टली। और उसके बाद मतलब वी ट्राई टू गिव इंडिविजुअल फोकस टू एवरी कैंडिडेट एंड यस दैट इज द थिंग वी एक्सेल इट। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, अगर आप हमारे गूगल रिव्यूज भी देखेंगे तो उसमें भी मोस्टली हर बच्चे ने यही बात बोली है कि वी आर गिविंग इंडिविजुअल फोकस ऑन टू इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो दैट इज द गुड थिंग। और मैं ये कहता हूँ कि हम ही नहीं, इवेंचुअली हर एकेडमी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। अगर मेरे पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 के 10 सेम नहीं है, तो उसमें से एक ब्रिलियंट माइंड होगा, एक बहुत बेवकूफ भी होगा, ठीक है। ब्रिलियंट माइंड को मुझे बस ग्रिल थोड़ा सा जो है उसे ब्रश करना है उसके स्किल्स एंड दैट इज इट, वो कर लेगा, उसे पता है चीजें। लेकिन जो बिल्कुल डम माइंड है ना, उसको ग्रिल करना है, उसको डांटना भी है, उसको पनिशमेंट भी देनी है, उसे करवानी है चीजें, उसको स्पून फीड करना है प्रॉपरली। तो उसके लिए टीम्स है, वो काम करती है, हम लोग उन टीम्स को मैनेज कर रहे हैं। अगेन वही सारी की सारी चीजें हैं कि हिरार्की है एंड इट हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। तो लकीली हमारी टीम भी हमें नहीं छोड़ के जाती है, हम भी अपनी टीम को नहीं छोड़ते। सारा स्टाफ वगैरह सब पुराने हैं, तो अब आदत हो गई है, अच्छे से कर लेते हैं काम।